हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ चालू करने चल रहे हैं जिसका नाम है कंकाल तंत्र। ठीक है ना। कंकाल तंत्र हमको खड़ा रखने, सीधा खड़े रखने का काम करता है। सभी जीव जंतुओं में गति कराने का काम कौन करता है? कंकाल। कंकाल ही हम लोगों को सीधा खड़ा रखता है, नहीं सभी जीव जंतुओं को और हम लोगों को भी। ठीक है ना। खड़ा रखने का काम कौन करता है? कंकाल करता है। ठीक है ना। कंकाल के कारण ही हम लोग गति कर पाते हैं। ठीक। कंकाल देखते हैं। कंकाल जो दो प्रकार का होता है, एक बाह्य कंकाल होता है, एक आंतरिक कंकाल होता है। कंकाल कितने प्रकार का होता है? एक बाह्य कंकाल, एक आंतरिक कंकाल होता है। ठीक। एक इंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन। ठीक। बाह्य कंकाल यानी वैसा कंकाल जो शरीर के बाहर पाया जाता हो उसे बाह्य कंकाल कहते हैं। ठीक। शरीर के बाहर पाया जाने वाला कंकाल को बाह्य कंकाल कहते हैं। ये कठोर होता है। ठीक। ये मृत कोशिका का बना होता है। जैसे ये मृत कोशिका का बना होता है। ठीक। इसमें रक्त संचार नहीं पाया जाता है, इसमें ब्लड नहीं पाया जाता। ठीक। जैसे नाखून और हमारे बाल, ये सब कैसे हैं? बाह्य कंकाल के उदाहरण हैं। जैसे सीप हो गया, घेंघा हो गया, ठीक है ना, कछुआ हो गया और मच्छर हो गया, कीट पतंगे हो गए, इस सभी में बाह्य कंकाल पाया जाता है। कछुआ का सबसे अच्छा उदाहरण लेते हैं या सीप का लेते हैं। सीप में ऊपर से क्या कहते हैं कि पूरा उन लोगों का बाह्य कंकाल रहता है। ऊपर से अपने आंतरिक भागों की रक्षा करते हैं। अपने आंतरिक भागों क्या करते हैं? वो लोग रक्षा करते हैं। देखो, काकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, केकड़ा हो गया, झींगा हो गया, घोंघा हो गया, सीप हो गया, कछुआ हो गया आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं? बाह्य कंकाल वाले जीवों के उदाहरण है। ठीक। ऐसे सोचिए, अगर हम लोगों में बाह्य कंकाल होता तो बस भाई, बाह्य कंकाल होता तो कपड़ा उठाते, उसको पानी में भिगाते, पोछा मार के चल लेते, कोई नहाने होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मान लिया हम लोग एकदम सीप के तरीके से हम लोगों को ऊपर का होता तो कितना अच्छा होता। कुछ नहाने होने की कोई जरूरत नहीं, बस पोछा मारो, चल दो जहाँ जहाँ जाना हो। ठीक है ना। तो हम लोग बाह्य कंकाल के बारे में जान लिए। ठीक। अब अंतः कंकाल देख लेते हैं। शरीर के अंदर पाए जाने वाला कंकाल यानी मांसपेशियों के नीचे पाए जाने वाला कंकाल, उसका क्या बोल देते हैं? अंतः कंकाल कह देते हैं। ठीक है ना। ये शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा करता है। ठीक। ये शरीर को ढांचा प्रदान करता है। याद रखिए, हम लोग अगर खड़े हुए हैं, हम लोग खड़े हैं यानी सभी लोग, चाहे वो जीव जंतु हो या क्या कहते हैं कि कीट पतंगे हो, ढांचे का बहुत ही यानी कंकाल का बहुत ही बड़ा योगदान है। वो लोग खड़े रहते हैं, ढांचा मिलता है उन लोगों को कंकाल के माध्यम से, हड्डियों के माध्यम से। अगर हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक ना, तो इसमें हड्डी का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे रीढ़ की हड्डी हो, चाहे फीमर की हड्डी हो, चाहे फीमर क्या कहते हैं पैर की हड्डी हो, ठीक है, हाथ की हड्डी में चाहे जो, इसमें ढांचा प्रदान का काम कौन करता है? वो तो अगर इसमें हम लोगों को शरीर में ढांचा ना हो तो एकदम रजाई के जैसे रहते, चाहे जिधर कर दो एकदम से भाई, ढांचा ना तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, एकदम रजाई के जैसे रहते, चाहे जिधर फेंक दो भाई पड़े रहेंगे। ठीक है। तो कंकाल हम लोग देख चुके हैं। जो कंकाल होता है वो इंडोस्केलेटन एवं एक्सोस्केलेटन यानी अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल के बारे में अच्छी तरीके से हम लोग जान गए। इन दुनिया में दुइये प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक। या तो बाह्य कंकाल वाले या तो अंतः कंकाल वाले। अब आप लोग देख के बता सकते हैं कि कौन बाह्य कंकाल का है और अंतः कंकाल का है। ठीक। देखिए, जो कंकाल होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक बोन, दूसरा एक होता है बोन, दूसरा होता है कार्टिलेज। ठीक। हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, हड्डी जिसे कहते हैं, वो बोन तथा कार्टिलेज की बनी होती है। अब हम लोग बोन एवं कार्टिलेज समझते हैं। देखिए, जैसे ये हाथ होगा जो जैसे संधि, यहाँ पे संधि स्थल यानी जो जॉइंट इसको बोलेंगे, जहाँ पर जोड़ रहता है, जोड़ पर कार्टिलेज लगाया गया यानी जोड़ के। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ हड्डी का उदाहरण बनाया है। देखिए, जैसे ये क्या कहते हैं, एक बोन है, ठीक, और ये एक बोन है, दो बोन। अगर ये दोनों बोन को यहाँ किसी मुलायम चीज से नहीं जोड़ा जाएगा, यहाँ किसी मुलायम चीज से नहीं जोड़ा जाएगा, तो ये जब मुड़ेंगे आपस में तो खट 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 बोलेगी नहीं, आवाज नहीं करेगी, और मोड़ो एकदम से ऐसा लगेगा कि 1980 वाला दरवाजा बंद हो रहा है। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे ये तो हमारी बोन हो गई, ये हमारी क्या हो गई? अस्थि हो गई। ठीक है ना। ये जुड़ा हुआ क्षेत्र हो गया। ठीक है, मैं कुछ बताने की कोशिश की है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे साइनोवियल नाम की झिल्ली रहती है। ठीक। ये यहाँ पे जो लगाया है, यहाँ पे जो लगा है बोन, ये बोन के हड्डी के किनारों पे जो लगा रहता है उसे कार्टिलेज बोल देते हैं। यानी जो हड्डी के हर किनारों पे, यहाँ पर भी लगा होगा, यहाँ पर भी, यानी मुलायम जो लगा होगा, एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ने के लिए जुड़ती है जहाँ पे, वहां पे कार्टिलेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा कान पूरा क्या है, कार्टिलेज जो होता है अस्थि, जो उपास्थि होती है वो क्या होती है कि मुलायम होती है। ठीक। इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो कंकाल देखिए, अस्थि एवं उपास्थि से मिलकर बना है, और अस्थि उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिंग टिश्यू। टिश्यू में हमने बताया है कि जो ब्लड हो गया यानी जो पूरे बॉडी में रहे, पूरे बॉडी को जोड़ कर रखने का काम करता है, उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग टिश्यू बोल देते हैं, यानी संयोजी ऊतक कहते हैं। फिर जो हड्डी होती है अस्थि एवं उपास्थि थी, वहीं हम लोग उपास्थि के बारे में बता रहे थे। देखिए, जो उपास्थि होता है वो मुलायम होता है, केवल ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, CaPO4 का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम फास्फेट का बना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता उपास्थि में। ठीक। जैसे ये हमारा कान है ना, ये कान पूरा उपास्थि बना एकदम, क्या कैसा है? सभी लोगों कान, ठीक, ये किसका बना? एकदम नरम है, ठीक, मुलायम है। तो ये किसका है? ये उपास्थि, ये कार्टिलेज। जैसे नाक हुआ,
ठीक ना। तो ऐसे ही हड्डियों के संधि स्थल पर, हड्डियों के जोड़ पर भी उपास्थि लगा दिया गया है। क्या लगाया गया भगवान द्वारा? उपास्थि। ठीक, इतना अच्छा मैकेनिज्म है, देख लीजिए आप लोग खुद ही। यहाँ पे देखिए ये हड्डी, ये हड्डी, ये पूरी हमारी ऊपर की बोन होगी, लेकिन यहाँ पे जोड़ स्तर पर उपास्थि लगा दिया गया। और याद रखिए इसमें, इसके ऊपर उपास्थि के ऊपर साइनोवियल नाम की झिल्ली रहती है, साइनोवियल नाम की झिल्ली, ताकि अच्छे से मुड़े सर की। ठीक, और उसी झिल्ली के बीच में साइनोवियल नाम का तरल लिक्विड भर रहता है। उसी झिल्ली के बीच में क्या भर रहता है? साइनोवियल नाम का तरल लिक्विड भर रहता है। अच्छा, साइनोवियल नाम का तरल अगर लिक्विड कम हो जाता है बुढ़ापे में, सोच यही साइनोवियल नाम का लिक्विड क्या होता है? कम होने लगता है, वही गठिया रोग हो जाता है। समझ रहे ना? साइनोवियल नाम का तरल जोड़ संधि स्थलों पर कम हो जाने के कारण क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है, वह मुड़ने में सहायता देता है। ठीक, बहुत दिक्कत होता है बुढ़े लोगों को उठने बैठने भाई। अब देखिए इतना चीज हम लोग को समझ में गया, यानी ये इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। देखिए ये जो उपास्थि होता है, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, हमने बताया भी यहाँ पे ये कनेक्टिंग टिश्यू है, जो कॉन्ड्रोसाइट से, कौन से? कॉन्ड्रोसाइट सेल से, बड़ा अटूट पटांग नाम रहता है बायोलॉजी में, कॉन्ड्रोसाइट सेल से, यानी कॉन्ड्रोसाइट ऊतक का कोशिका का बना रहता है। किस कोशिका का बना रहता है? कॉन्ड्रोसाइट कोशिका का बना रहता है। और तंतु रहता है कोलेजन तंतु, कौन सा तंतु का बना रहता है? कोलेजन तंतु। और किस कोशिका का रहता है? तो कॉन्ड्रोसाइट्स का, कॉन्ड्रोसाइट सेल का रहता है। देखिए इसकी बाहरी परत को, इसकी उपास्थि के बाहरी परत को, जो हमारे लोग हड्डियों में लगा, पैर में भी, पैर के भी हड्डियों के संधि स्थल पर ऊपर ऐसे जो उसके बाहरी परत को पेरिकार्डियम बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पेरिकार्डियम। यानी उपास्थि के बाहरी परत को पेरिकार्डियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। अब देखिए हड्डी जो होती है, उपास्थि जो होती है, इतनी लोचनशील, मतलब इतनी क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल क्यों है? फ्लेक्सिबल है वो कॉन्ड्रोइटिन के कारण। किसके कारण? कॉन्ड्रोइटिन के कारण वो लोचनशील रहती है। कार्टिलेज जो होता है, जैसे कार्टिलेज क्या हुआ, कार्टिलेज जो होता है इतना लोचनशील क्यों रहता है? कॉन्ड्रोइटिन के कारण ही क्या रहता है? लोचनशील रहता है, एकदम मुलायम रहता है। ठीक है ना। अब उपास्थि देखिए, जो कार्टिलेज होता है वो कार्टिलेज तीन प्रकार का, हाइलिन, फाइब्रस हो गया और इलास्टिक हो गया, यानी पारदर्शी और रेशेदार और लचीलीदार। यानी उपास्थि तीन प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? पारदर्शी, रेशेदार एवं लचीली होती है। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अस्थि, अस्थि को बोन कहते हैं। ये अत्यधिक कठोर होती है। ये कठोर इसलिए होती है क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फास्फेट दोनों से बनी होती है। ठीक, जो अस्थि होती है यानी बोन होती है, उपास्थि तो हमने बता दिया कि उपास्थि केवल कैल्शियम फास्फेट से बनी होती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, लेकिन इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम फास्फेट दोनों होता है। ठीक ना। इसकी जो कोशिका होती है ऑस्टियोब्लास्ट से बनी होती है। इसकी जो कोशिका होती है, अस्थि की जो कोशिका होती है वो ऑस्टियोब्लास्ट, इसकी किस सेल से बनी होती है? ऑस्टियोब्लास्ट से बनी होती है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन कोलोजन प्रोटीन पाया जाता है। उसमें विशेष प्रकार कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलोजन एवं ओसिन नामक भी प्रोटीन अस्थि में पाया जाता है। ठीक, इसमें रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। इसमें रक्त नलिकाएं नहीं पाया जाता है, इस वाले में रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन अस्थि में रक्त नलिकाएं एवं तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। 50% जल एवं 50% कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है। भोजन एवं ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है हड्डी को जो होती है, यानी बोन को भोजन एवं ऑक्सीजन जो आपूर्ति होती है, ठीक, वो लिम्फ द्वारा, लासिका द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लिम्फ द्वारा। यानी भोजन एवं ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है वो लिम्फ द्वारा होती है। देखिए इसी में बोन मैरो होता है, जो खून बनता है, प्लेटलेट्स एवं आरबीसी, रेड ब्लड कार्पेल्स जो बनता है हमारा, इसी बोन मैरो में ही बनता है, अस्थि मज्जा में ही बनता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए 30 वर्ष की आयु में अगर आप, कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु जाती है तो उसकी हड्डी की जो उसकी बोन की डेंसिटी है, घनत्व है, सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक, बच्चों को देखिए, बच्चों की जो हड्डी होती है एकदम मुलायम सी होती है, तो जैसे वो उनकी अवस्था बढ़ती है वो हड्डियां जो होती है कठोर होती चली जाती हैं, और 30 वर्ष की आयु में सर्वाधिक क्या कहते हैं कि डेंसिटी प्राप्त कर लेती हैं हड्डियां। जो बोलते हैं कि तकरीबन माना गया है कि जन्म के समय 270 से लेकर 300 हड्डी के बीच में रहती है। ठीक है ना, इतनी हड्डी औसतन माना गया है, इसका कोई मानक तय नहीं किया गया है, अभी किसी किताब में दे भी नहीं है। ठीक है ना। देखिए जहाँ पे हड्डी और हड्डी आके जुड़ जाते हैं उसे लिंगामेंट कहते हैं। उस वाले स्थान को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट द्वारा। किसके द्वारा? लिंगामेंट द्वारा। अस्थि एवं अस्थि जुड़ती है तो लिंगामेंट के द्वारा। ठीक, और मांस और अस्थि, यानी मांस और हड्डी जुड़ती है तो उसे टेंडम बोल देते हैं। मांस एवं अस्थि जुड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? टेंडम। और मांस और मांस से जुड़ी है तो उसे सिलेक्सर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिलेक्सर। ठीक है ना। देखिए हम लोग शुरू में समझे कि कंकाल क्या होता है, बाह्य कंकाल एवं आंतरिक कंकाल का होता है। ठीक, कंकाल किससे बना होता है? कार्टिलेज एवं बोन से बना होता है। ठीक, बोन को समझ लीजिए, कार्टिलेज समझ लिए, और बोन कार्टिलेज क्या होता है समझ लीजिए, और बोन क्या होता है उसको समझ लिए।
अब हम लोग देख लेते हैं कि मानव कंकाल जो होता है, मानव कंकाल को दो भागों में पढ़ने के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। एक होता है अक्षीय कंकाल जिसको एक्सियल स्केलेटन बोल देते हैं, और एक होता है उपांगी कंकाल अपेंडिकुलर बोल देते हैं, ठीक है। जो अक्षीय कंकाल होता है इसमें 100 क्या कहते हैं सॉरी 80 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी हड्डी पाई जाती है? 80 हड्डियां पाई जाती है। और इसमें जो उपांगी होता है इसमें क्या कहते हैं कि 126 कितनी हड्डी पाई जाती है? 126 हड्डी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि अक्षीय कंकाल में क्या क्या आता है। अक्षीय कंकाल जो शरीर के भागों की रक्षा करता है, जो शरीर के बीचों बीच पाया जाता है उसे अक्षीय कहते हैं। जैसे रिफ्स, ये जैसे क्या कहते हैं, जैसे हमारा रिफ्स हो गया, ये रिफ्स हो गया, ये किसका हो गया? अक्षीय कंकाल। खोपड़ी में हो गया, खोपड़ी आंतरिक भागों की रक्षा करती है, तो वो किस में आ जाएगा? अक्षीय कंकाल में, यानी एक्सियल स्केलेटन। ऐसे समझिएगा जो शरीर के बीचों बीच पाया जाता है उसे क्या बोल देते हैं? अक्षीय कंकाल। जैसे हमारा शरीर, हाथ जो शरीर के बीच में है नहीं है, पैर शरीर के बीचों बीच में नहीं है, ठीक है, तो वो सब उपांगी में चला जाएगा। देखिए इसमें खोपड़ी होता है, खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, ठीक। स्कुल होता है आपके खोपड़ी में 29 हड्डी होती है। मेरुदंड, मेरुदंड जो जन्म के समय रहता है उसमें 33 हड्डी, लेकिन जब आप वयस्क हो जाएंगे तो उसमें 26 हड्डी और कुछ चीज उसमें जुड़ जाती है। मेरुदंड इसको वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं, ठीक। पसलियां रिप्स क्या आती है इसमें? क्या कहते हैं? 24 हड्डियां पाई जाती है। कई हड्डियां? 12 जोड़ा यानी 24 हड्डी पाई जाती है। उपास्थि, उरोअस्थि इसको स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम में एक हड्डी होती है। कितनी होती है? स्टर्नम में एक। यानी अक्षी में क्या क्या पढ़ना है हमको? खोपड़ी पढ़ना है, मेरुदंड पढ़ना है, पसलिया पढ़ना है, और उरोअस्थि पढ़ना है, स्टर्नम। उपांगी में हाथ पैर की हड्डी, यानी एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी, ठीक है ना। एक पैर में 30 हड्डी तो दो पैर में कितनी हड्डी? 60 हड्डी, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना, मेटाकार्पल, कार्पल फ्लैंजिस, सारी हड्डी याद करवा देंगे, टेंशन लीजिए। फिर उसके बाद मेखलाएं होती हैं। मेखलाएं क्या होती है? जैसे पैल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, ये सब में दो हड्डियां होती है। मेखलाएं क्या होती है? पैल्विक, कैल्विक और स्कैपुला, इसमें कितनी हड्डियां? दो, यानी 6 हड्डियां, 126 हड्डी हो गई, ठीक है। आगे वाले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि किसमें कितनी हड्डी होती है, वो हड्डियां क्या काम होता है, ठीक। जैसे कान में मिलियस इंकस स्टेप्स, यानी सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है कान में, इसको मिस से पढ़ देते हैं, मिलियस इनकस, मिलियस इनकस और स्टेपीज, ठीक है। 6 mm की हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी यही होती है, और सबसे छोटी क्या कहते हैं, मांसपेशी भी कान में होती है, हमने बताया, ठीक है। तो आगे वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना समझ में आया है। तब तक के लिए नमस्कार।